हेलो एवरीवन। मैं सौरभ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन में। मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला दोनों ही पेपर वेव एंड वेव मोशन का देखा होगा और दोनों ही लेक्चर में आपने कुछ टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े होंगे। आज उन दोनों ही टॉपिक्स का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग उन सारे टॉपिक्स पर एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि अभी आप कौन से टॉपिक का एमसीक्यू बनाने जा रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाया हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिफाइन किया था कि वेव क्या है। तो वेव डिफाइन कर चुका हूँ पहला। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाया था और उन टर्मिनोलॉजी में क्या पढ़ाया था, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी हो गया, आपका वेवलेंथ हो गया, ये सभी मैंने बतलाया था। और फिर आगे मैंने टाइप्स ऑफ वेव्स को बतलाया था। और अब जो हम लोग शुरू करेंगे वो इन्हीं तीन टॉपिक से एमसीक्यू को शुरू करेंगे। और अगर आपने पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज पहले दोनों ही वीडियोस को देख लें, नहीं तो आपके लिए ये वीडियो अनयूजफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज का इस सेशन का शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन का शुरुआत हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन में क्या आप देख रहे हैं कि सवाल ये है कि व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन इन ए calm वाटर ऑफ ए पॉन्ड वेव्स प्रोड्यूस्ड आर। तो सवाल कहता है कि अगर कोई स्टोन है जिसको अगर फेंका जाए काल्म वाटर यानी शांत जल में, तो पॉन्ड में यानी तालाब में जो वेव प्रोड्यूस होगा वो किस तरह का वेव प्रोड्यूस होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने अपने लेक्चर के दौरान इसका एक एग्जाम्पल लेके स्पेशली एक एनिमेटेड वीडियो के साथ आपको मैंने दिखाया था। तो चलिए आज मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर दे पाए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से इस चीज को रिवाइंड करते हैं। और रिवाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बतलाता हूँ। तो याद कीजिए कि मैंने इस तरह से एक एग्जाम्पल लिया था कि जब भी वाटर में यानी जो शांत वाटर में जब भी कोई पत्थर फेंका जाता है तो डिस्टरबेंस किस तरह से क्रिएट होता है, इस तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। और जब भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो वेव किस तरह से फॉर्म करता है, पैटर्न कुछ इस तरह से पैटर्न फॉर्म करता है। और जब भी इस तरह का पैटर्न फॉर्म करेगा यानी क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ कुछ इस तरह का है। तो आपको याद होगा कि मैंने टाइप्स ऑफ वेव्स में बतलाया था दो तरह का। टाइप्स ऑफ वेव्स में दो तरह का वेव्स बतलाया था। एक आपका ट्रांसवर्स वेव और दूसरा बतलाया था मैंने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और मैंने बतलाया था कि ट्रांसवर्स वेव में जो डिस्टरबेंस है यानी जो वेव है वो आगे बढ़ता है क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ के पैटर्न में। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है उसमें वेव आगे बढ़ता है आपका किस तरह से बढ़ता है, आपको याद होगा, कंप्रेशन फिर रेयरिफ्रैक्शन फिर उसी तरह कंप्रेशन फिर रेयरिफ्रैक्शन, ऐसे करके वो बढ़ रहा था। ठीक है, तो अगर आप को अगर ये टॉपिक फिर से समझना है तो आप एक बार फिर से मेरे टाइप्स ऑफ वेव्स वाला लेक्चर सुन सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमें जो क्वेश्चन है हमारा उसके अनुसार से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू स्टडी द वेव फॉर्म ऑफ ए सिग्नल। ठीक है, सवाल देखिए बहुत ही सिंपल है। इसमें बोलता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो है जिसका इस्तेमाल किसी सिग्नल के वेव फॉर्म को
स्टडी करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसमें आपके सामने ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। ए है आपका स्पेक्ट्रोमीटर, बी है ऑस्किलोस्कोप, सी है सोनोमीटर और डी है पीएन जंक्शन डायोड। तो इस सवाल का जो थ्योरी है वो मैंने आप लोगों को नहीं बतलाया हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा इसमें समय लगेगा लेकिन ये चीज आप पूरी तरह से समझ जाओगे। तो चलिए पहले हम लोग पहला ऑप्शन को चेक करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्पेक्ट्रोमीटर। तो चलिए सबसे पहले मैं स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में आपको बतला दूं, तो फिर थोड़ा आसानी होगा मुझे आपको इसका आंसर बतलाने में। तो स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर जो है मेनली एक तरह का मेजरिंग डिवाइस है जिसका काम है लाइट वेव्स को कलेक्ट करना और उसको मेजर करना। ये लाइट वेव्स को कलेक्ट कर उसको मेजर करता है। यानी एक इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हम लाइट वेव्स को मेजर करते हैं। अब इसमें जब लाइट वेव्स को मेजर किया जाता है तो इसका इस्तेमाल मेनली कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमर्स लोग करते हैं सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, सेलेस्टियल मतलब आपका जैसे स्टार्स वगैरह हो गया, इन सभी चीज का स्टडी करने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं यानी जो अंतरिक्ष यात्री है होते हैं, वे लोग इस डिवाइस का मेनली इस्तेमाल करते हैं। अब ऑप्शन बी में चलते हैं, ऑस्किलोस्कोप। ऑस्किलोस्कोप किस तरह का डिवाइस है, चलिए इस चीज को देखते हैं। ऑस्किलोस्कोप जो है मेनली ये एक तरह का लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, लैब में यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाओगे। ठीक है, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका जो मेन काम क्या है कि यूज्ड होता है टू डिस्प्ले वेव फॉर्म। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है कि वेव फॉर्म को डिस्प्ले करना, मतलब वेव फॉर्म को शो करना और इसको एनालाइज करना किसी भी इलेक्ट्रिक सिग्नल का। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक सिग्नल जब आता है तो उसके वेव फॉर्म को डिस्प्ले करने का काम जो है ऑस्किलोस्कोप का है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है ऑस्किलोस्कोप वो करेक्ट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का, यानी बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला, अगर आपको जैसे एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको कभी हो सकता है कि सोनोमीटर भी दे दे और स्पेक्ट्रोमीटर भी दे दे, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में आपको बतला दिया हूँ, ऑस्किलोस्कोप के बारे में बतला दिया हूँ। सोनोमीटर क्या होता है ये मैं बतला देता हूँ। देखिए सोनोमीटर जो होता है मेनली डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो जैसे बहुत लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होता है, तो मेडिकल साइंस में सोनोमीटर का इस्तेमाल हियरिंग को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, मेनली जो मेजर होता है वो फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी और वाइब्रेशन को स्टडी किया जाता है और उसको मेजर किया जाता है सोनोमीटर के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बोन का जो मतलब हड्डी का जो डेंसिटी है इसका भी टेस्ट के लिए सोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और पीएन जंक्शन है जो है ये सिंपल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। तो चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता हूं। अगला सवाल है, दिज वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है और सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा वेव जो है वो वैक्यूम से ट्रांसमिट नहीं हो सकता, मतलब वैक्यूम से नहीं बढ़ सकता। तो देखिए इसमें मैंने सिर्फ एक ऑप्शन आपको बतलाया हूँ, साउंड वेव। आप देखे होंगे जब मैं साउंड वेव बतला रहा था तो मैंने मैकेनिकल वेव का एक एग्जांपल लिया था और मैंने कहा भी था कि साउंड वेव मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जिससे हम पूरी तरह से मैकेनिकल वेव को समझ सकते हैं। और मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हुआ, मैकेनिकल वेव का मतलब क्या हुआ कि ऐसा वेव
जिसको आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, मैंने बतलाया था। और मटेरियल मीडियम की जरूरत होगी तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। और उसी सीरीज में मैंने साउंड वेव का एग्जांपल लिया था कि साउंड वेव एक तरह का मैकेनिकल वेव है, और अगर ये मैकेनिकल वेव है तो कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर जो है बी करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके सामने स्क्रीन पे है, व्हाट इज द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। कौन सा मोशन जो है जो कि रिपीट करता है खुद ब खुद आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो मैंने इसके लिए एग्जांपल लेके आपको समझाया था, ठीक है, कि इस तरह से मोशन होगा कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो क्या होगा, मोशन रिपीट करेगा। तो जब भी इस तरह का मोशन होता है तो हमारा पीरियोडिक मोशन वो कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए क्रेस्ट एंड ए कंजिक्यूटिव ट्रफ इन ए ट्रांसवर्स वेव। देखिए ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको ये डायरेक्ट कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आप इसको दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो देखिए सवाल क्या कहता है, पहले मैं ये आपको समझाता हूँ, फिर इसको सॉल्व हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है कि इस तरह से आपका सपोज कीजिए कि वेव इस तरह से फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है, वेव इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, आपको पता है ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, ये भी क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। आप ये बात जानते हैं कि दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। और उसी तरह दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आप बोलिएगा कि मैंने ये क्रेस्ट और ट्रफ क्यों बनाया। देखिए यहाँ पर सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है सबसे पहले कि ये किस तरह का वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, तो मुझे तो क्रेस्ट और ट्रफ बनाना ही था। अब कहा है सवाल में कि एक क्रेस्ट और एक कंजिक्यूटिव ट्रफ, मतलब जो सबसे पहले उसका जो ट्रफ आएगा, यानी ये ट्रफ और ये ये जो आपका क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है इसको क्या बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए कि ये पूरा आपका लेमडा है, यानी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट हम लोग लेमडा से कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा लेमडा है। और आपको यहाँ पूछा है ये ट्रफ, ट्रफ क्या है कि देखिए यहाँ से एक लाइन अगर खींच दें तो क्या होगा, ये बीच का हिस्सा कहलाएगा इस वेवलेंथ का, यानी ये हिस्सा क्या होगा, लेमडा बाय 2 होगा, और फिर ये हिस्सा क्या होगा, लेमडा बाय 2 होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आप ऑप्शन ए में देखिए वेवलेंथ है, ऑप्शन बी में देखिए एम्पलीट्यूड है, और सी में देखिए क्या है, हाफ ऑफ वेवलेंथ है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया उससे आप डेफिनेटली इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। तो कभी कभार ये इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो मेनली ये जैसे एसएससी जेई वगैरह आप जो एग्जाम देते हैं तो वहां पर ये सब सवाल किया जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में चलते हैं। जो स्लाइड है ये है, द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट एंड वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड इट्स। देखिए कोई पेंडुलम है, सपोज कीजिए दिस इज पेंडुलम, ठीक है, तो ये अपना एक कंप्लीट ऑस्किलेशन जब कर लेता है तो वो जो समय लगता है उसको एक कंप्लीट ऑस्किलेशन के दौरान, तो उस समय को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उस समय को बोलते हैं टाइम पीरियड। देखिए जब कंप्लीट ऑस्किलेशन करता है तो एक पूरा कंप्लीट ऑस्किलेशन में का मतलब हुआ एक कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा, और एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो उतना समय लगता है उसको उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। इस चीज को मैंने अपने थ्योरी वाले क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये एमसीक्यू सेट आपको पसंद आया होगा, और मुझे यहाँ से आप लोगों से बहुत सारा सलाह चाहिए ताकि मुझे ये पता चल सके कि जो एमसीक्यू सीरीज
जो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ये आप लोगों को कितना बेनिफिट दे रहा है और इसमें मुझे और क्या इजाफा करना चाहिए। देखिए, आप कहिएगा कि क्वेश्चन कम है, तो क्वेश्चन कम इसलिए है कि अभी टॉपिक कम बताया हूँ। जब टॉपिक मैं पूरा बताऊंगा तो एक बार फिर से एमसीक्यू की ढेर सारे क्वेश्चंस लेके मैं आऊंगा और उसको भी डिस्कस करूंगा। तो यही इसी के साथ मैं अपना आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.